नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है MNT क्लासेस में। आज की वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होता है जब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन। तो ऑप्शन से देखना है कि यांत्रिक पावर मोटर का अधिकतम मैक्सिमम कब होता है। डीसी मोटर का यांत्रिक पावर अधिकतम तभी होगा जब बैक ईएमएफ जो है वो वोल्टेज से आधा हो। बैक ईएमएफ वोल्टेज से आधा हो, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V बराबर EB मल्टीप्लाई बाई 2। तो जो भी संबंध अपने को ये दिया हुआ दोनों सेम है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन की ओर अपने को जाना है। बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि स्टार्टर का क्या काम होता है। मोटर में, डीसी मोटरों में हम स्टार्टर यूज़ क्यों लेते हैं, यूज़ लेने का क्या कारण है। तो उसका काम मोटर में हमेशा शुरुआती धारा को कंट्रोल करना है। तो स्टार्ट करते समय आर्मेचर धारा को, सी ऑप्शन की ओर जाना है। स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा सीमित रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग के समय मोटर धारा ज़्यादा लेती है यदि आर्मेचर का क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ EB जनरेट नहीं हो पाता है, और आर्मेचर जो है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण धारा अधिक लेगा, और धारा अधिक लेगा तो मोटर स्टार्टिंग में जल जाएगी। इसलिए अपन स्टार्टर का यूज़ लेते हैं, जो कि स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा के मान को सीमित रखता है। उसके बाद EB जनरेट होने के बाद, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में EB का मान 0 होता है, और ये जनरेट होने के बाद अपन पूरी धारा दे सकते हैं। तो उसके बाद स्टार्टर का काम खत्म हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास कह रहा है कि डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता सामान्यतः किस भार के पास होगी। डीसी मशीन की दक्षता पूछी गई है, कब अधिकतम होगी। तो हमेशा ये पूर्ण भार पर होती है, मतलब कि जब मोटर पूर्ण लोड पर चले तो उसकी दक्षता मैक्सिमम होगी। अगला क्वेश्चन कहा गया है, किसी डीसी मशीन की नेम प्लेट पर अंकित क्या होगी। अपन देखते हैं मोटरों की नेम प्लेट पर, उस पर उसका वोल्टेज, उसकी कितने HP की मोटर है, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। उस पर नेम प्लेट लगी होती है, कितने वोल्टेज पे कार्य करेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी पर है, AC है कि DC है, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, अंकित की हुई होती है। तो उस पर जो नेम प्लेट पर अंकित शक्ति, उसकी पावर है HP में या BHP में मिलेगी, वो क्या होती हैं। तो वो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, उसकी मोटर की शाफ्ट पर कितनी शक्ति पावर मिलेगी, वो चीज़ें दिखाई गई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन की परिभ्रमण की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग, DOR अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके रोटेट होने की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो हम हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम या फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम अपन कई बार रटने लग जाते हैं, और रटने में एग्ज़ाम में आता है तो भूल जाते हैं। तो रट्टा अपने को नहीं मारना है। हमेशा जनरेटर और मोटर में अपने को कैसे ध्यान रखना है, जनरेटर चलाने के लिए हमेशा अपन दायां हाथ काम में लेते हैं। अपना दाहिना हाथ जिससे अपन लिखते वगैरह खाना खाते हैं, वो दायां हाथ, राइट हैंड। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल तो किस में लग जाएगा, जनरेटर में। और बाकी जो बचा हुआ है, बाकी कौन सा बचा है, बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो राइट आंसर अपना फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मोटर के परिभ्रमण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, डीसी मशीन में फर्स्ट EMF किसके समानुपाती होता है। फर्स्ट EMF मतलब कि बैक EMF EB की बात कर रहा है। और EB जो है, EB अपने को मालूम है, डीसी मोटर में फॉर्मूला होता है EB बराबर 5ZNP/60A। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, Z चालकों की संख्या, N कितनी गति है उसकी RPM में गति, और P पोल्स की संख्या है। A जो है इसमें आर्मेचर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या है, कितने समांतर पथ हैं। तो
प्रश्न में पूछा गया ईएमएफ किसके पस ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, बैक ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स के, चालकों की संख्या के, गति के और पोल्स की संख्या के। तो अपने पास ऑप्शन फ्लक्स है, गति है, आर्मेचर चालकों की संख्या है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन की ओर जाना है। कई बार डी ऑप्शन अपने पास नहीं रहता है, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेगा लेकिन अपने पास डी ऑप्शन नहीं मिलेगा उपरोक्त सभी का, तो वहाँ पर हमेशा अपने को करना है गति पर, क्योंकि ईबी और गति में सीधा सा समानुपाती का संबंध है। यदि कांस्टेंट रख लिया जाए फाई, जेड और पी को, तो वहाँ पर हमेशा अपने को गति का ऑप्शन एन, उसकी गति के बारे में पूछ लिया जाता है कि गति को किस में मापा जाता है, तो आरपीएम में अपन हमेशा मापते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्र प्रति मिनट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। जो हमेशा कार्बन ब्रश लगता है छोटी मोटरों में, छोटी डीसी मशीनों में, वो हमेशा घिस जाता है, कुछ ना कुछ घर्षण के कारण घिसता है। कार्बन ब्रश छोटा होता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है, मतलब कि उसकी कितनी लंबाई रह जाने पर अपन उसको बदलते हैं। तो हमेशा मूल लंबाई की 2/3 भाग, हमेशा ये डाटा याद ही रखना है, मूल लंबाई का 2/3 भाग रह जाने पर उसको बदल देना चाहिए। प्रश्न यदि घुमा के पूछ लिया जाए कि कितना, यहीं पर पूछ लिया जाता है कि ब्रश की लंबाई को कितना घिस जाने पर बदलते हैं, तो मूल लंबाई का 1/3 पार्ट, कितना रह जाने पर बदलते हैं तो 2/3। यहाँ पर ऑप्शन अपना डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मूल लंबाई का 2/3 रह जाने पर उसको बदल देते हैं, 1/3 घिस जाने पर उसको बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने को कहा गया है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का क्या कारण है। आर्मेचर पर हमेशा कोर को लेमिनेटेड करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं और लेमिनेटेड करते हैं। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हिस्टेरेसिस हानियों को अपन कम कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं लेकिन कम किया जा सकता है। तो हिस्टेरेसिस हानियों को कम कर सकते हैं किसके द्वारा, सिलिकॉन स्टील के द्वारा। लेकिन अपने को लेमिनेटेड पूछा गया है, उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो डी ऑप्शन की ओर जाना है। हमेशा भंवर धारा हानियों को या एडी करंट धारा को, एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। कई बार एडी करंट का ही अन्य नाम पूछ लिया जाता है, तो इसे फौकॉल्ट धारा, फौकॉल्ट धारा भी इसे जानते हैं, फौकॉल्ट क्षति के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है किसी 6 पोल डीसी मशीन में 90 यांत्रिक पोल कितने हैं अपने पास, 6 है, 90 डिग्री का यांत्रिक अंश है, विद्युतीय अंशों में कितने के संगत होते हैं। तो हमेशा इस प्रकार का यदि प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करना है अपने को, 6 को जो पोलों की संख्या है उसको यांत्रिक डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। यांत्रिक डिग्री से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 को 6 से मल्टीपल करने पर 540 आता है। और उसी में पोल, क्योंकि पोल हमेशा एन और एस मान मिला के बनते हैं, तो हमेशा उसी 2 का भाग दे देना, क्योंकि आधा चक्र पॉजिटिव आधा चक्र नेगेटिव, हमेशा 2 का ही भाग देना अपने को। तो 540 डिग्री हो गया और 540 में 2 का भाग देना है, तो 270 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। दिक् परिवर्तक अपन कहते हैं कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर का सिद्ध निमी पैटर्न नाम है दिक् परिवर्तक। यह किसकी तरह कार्य करता है। पहली बात तो ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तो हमेशा एसी को डीसी में बदलता है। कई बार दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, डीसी को एसी और एसी को डीसी, तो दोनों में ही बदल सकता है ये। तो मेन कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलने के लिए अपन कम्यूटेटर प्रयोग करते हैं। किस तरह कार्य करता है, तो हमेशा ये फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। अंग्रेजी में आए तो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, 10 ही क्वेश्चन थे आज के लिए। आज की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन थे, अगली वीडियो में और जल्दी आने वाली हैं। यदि अच्छा लगे पढ़ाया हुआ तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।